बाबा प्लीज़ मुझे जाने देना। रिश्मा मेरी बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त है। अगर मैं ना गई तो फिर वो नाराज़ हो जाएगी। मैं कितनी देर से बाबा को मना रही थी कि वो मुझे अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने दें, लेकिन वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रहे थे। बेटा मैं भी तुम्हें समझा चुका हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें रात के इस वक्त पार्टी में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। बाबा अभी भी अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे। बाबा प्लीज़ जाने दें, मेरी एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है। उसकी बर्थडे पार्टी है, अगर मैं ना गई तो फिर वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और कभी भी मुझसे बात नहीं करेगी। और जब कभी मैं उसे अपने घर बुलाऊंगी तो वो तब भी नहीं आएगी। प्लीज़ बाबा समझने की कोशिश करें। पार्टी भी उन्हीं के घर में ही है। मुझे कहीं दूर भी नहीं जाना। आप भी तो उसके घर का एड्रेस जानते हैं और आप तो उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर आप मुझे क्यों नहीं इजाज़त दे रहे? नहीं बेटा, आई सेड नो। मैं तुम्हें कभी भी इस वक्त नहीं जाने दे सकता। तुमने वक्त देखा है, तुम अकेली लड़की हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ? बाबा अभी भी इनकार कर रहे थे। टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। अभी रात के 8 बज रहे थे और पार्टीज़ का टाइम भी तो यही होता है। रात के 12 बजे पार्टी होनी थी। बाबा आप जानते हैं पार्टीज़ लेट ही होती हैं। बर्थडे पार्टीज़ तो 12 बजे ही होती हैं और वैसे भी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती। मैं अभी भी बाबा को मनाने की कोशिशों में लगी हुई थी। बेटा इसीलिए तो मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो और तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हें ऐसे रात को किसी के घर नहीं भेज सकता। तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटे। अब पापा का रवैया कुछ तब्दील हुआ था। पहले तो बिल्कुल ही सीरियस होके वो मुझे इनकार पे इनकार किए जा रहे थे, लेकिन अब वो मुझे प्यार से समझाने लगे थे। मुझे समझ आ गई थी कि अब उन्हें कैसे मनाना है, क्योंकि मैं भी तो उनकी बेटी ही थी। मुझे अच्छे से आता था कि मैं कैसे अपने बाबा से अपनी बात मनवा सकती हूँ। चलो ठीक है फिर, मैं नहीं जाती। अगर आपको मेरा जाना पसंद नहीं है तो मैं नहीं चाहती, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती तो मुझे बिल्कुल भी जाने से न रोकती। ये बात आप भी जानते हैं। अब मैंने पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी ये कोशिश बिल्कुल ही कामयाब रहेगी, क्योंकि बाबा ऐसी बातों से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे। और जब मामा का ज़िक्र आ जाता तो वो बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते थे। मैंने बाबा की तरफ देखा तो उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। शायद मामा के ज़िक्र से उनकी आंखों में ये नमी आ गई थी। बेटे, तुम ऐसा तो ना कहो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हारी परवरिश में और तुम्हारी आसाइशों में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। मैंने कभी तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारी माँ ज़िंदा नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारा ख़याल रखा है, तुम्हारी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश को पूरा किया है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें इसीलिए नहीं जाने दे रहा क्योंकि ये रात की पार्टी है और तुम अकेली लड़की हो। बेटा, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। जब भी मैं तुम्हें कहीं दूर भेजता हूँ तो मेरा दिल मुट्ठी में आ जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। अब पापा की आवाज़ से लग रहा था कि वो डर रहे हैं। मुझे भी उन पर बड़ा तरस आ रहा था, लेकिन मैं पार्टी में जाने से बिल्कुल नहीं रुक सकती थी। अगर मैं पार्टी में न जाती तो फिर अलिशा मुझसे ज़िंदगी में कभी भी बात न करती। बेटा, तुम्हें नहीं पता, जब तुम छोटी थी और तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के गई थी तो मैंने तुम्हें किस तरह मुश्किल से तन्हा इतना बड़ा किया है। जब कभी भी तुम स्कूल जाती तो पूरा दिन ही मेरा दिल मुट्ठी में रहता कि ना जाने तुम वहाँ क्या कर रही होगी और कोई परेशानी तो नहीं होगी तुम्हें। तरह तरह के ख़यालात मेरे जहन में आते रहते थे। मैं कभी भी कहीं भी अकेला तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दे सकता था। तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मेरी जान, मैं उससे वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता। बाबा मुझे डीप इमोशनल कर रहे थे, लेकिन मैं जज्बात में नहीं बहना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं जज्बात में आ जाती तो फिर मेरा पार्टी में जाना नामुमकिन हो जाता। मैंने खुद को मजबूत किया और फिर से बाबा को समझना शुरू किया। बाबा, मैं समझती हूँ आप डरते हैं मुझे खोने से, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ और वैसे भी अलिश्का की फैमिली को तो आप अच्छे से जानते हैं। फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? उसके घर पे ही तो पार्टी है। मैं बाबा को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी और मैं किसी हद तक कामयाब भी रही थी, क्योंकि उनके चेहरे से लग रहा था कि वो राज़ी हो जाएंगे। अच्छा बेटा, चलो ठीक है, लेकिन मुझे फ़ोन पे अपनी इत्तला देती रहना कि तुम ठीक हो। जैसे ही बाबा ने ये कहा तो मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा मान चुके थे और यही तो मैं चाहती थी। जी बाबा, आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। मैं एक-एक पल की आपको खबर देती रहूँगी और अपना बहुत ख़याल रखूँगी।
आप भी अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मैं बाबा को गले लगा के उनके सर का बोसा ले रही थी। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मुझे माँ-बाप दोनों का प्यार दिया था। जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरी माँ मुझे डिलीवरी के बाद ही छोड़ के चली गई थी। मेरे पापा मेरी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने आज तक दूसरी शादी नहीं की थी और मुझे तन्हा ही पाला था। मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कभी भी मेरी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया था। बाबा ने जैसे ही हामी भरी तो मैं फ़ौरन से भागकर कमरे में आ गई, क्योंकि मुझे अभी तैयारी भी करनी थी। शॉवर लेने से पहले मैंने बासित को कॉल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे भी तो तैयार होना था। बासित हमारे घर का ड्राइवर था और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मैं हर जगह उसके साथ ही आती जाती थी। उसको हमारे घर आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, लेकिन हम दोनों का ताल्लुक इतना मज़बूत था कि जैसे सालों से हमारा रिश्ता हो। मेरे बाबा इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि हम दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने जैसे ही नंबर डायल किया तो बासित ने भी फ़ौरन से कॉल अटेंड कर ली। जी बेगम साहिबा, हुक्म करें। बासित का ये जुमला जैसे ही मेरे कानों में पड़ा तो मेरा इतना सा मुँह बना गया। वो जब भी मुझसे बात करता था तो हमेशा यही जुमला पहले बोलता था। बेशक हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वो अभी तक मुझे बेगम साहिबा ही कहता था। मैं उससे कितनी दफ़ा मना भी कर चुकी थी कि वो मुझे बेगम साहिबा ना कहा करे और मुझे मेरे नाम से पुकारा करे, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानता था। मुझे उसकी यही अदा तो पसंद आई थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत देता था। बासित, फिर से तुमने मुझे बेगम साहिबा कहना शुरू कर दिया है। मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे बेगम साहिबा ना कहा करो, बल्कि मुझे मेरे नाम से पुकारा करो। मेरा नाम निम्रा है और तुम मुझे इसी नाम से ही पुकारा करो। और तुम्हें पता है, जब तुम मुझे इस नाम से पुकारोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं अब उसे समझा रही थी कि वो मुझे मेरे नाम से पुकारा करे। ये बात मैं उसे कई दफ़ा कर चुकी थी, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं मानता था और हमेशा मुझे बेगम साहिबा ही कहता था। जी ठीक है बेगम साहिबा, मैं आपको नाम से ही पुकारूंगा। उसने जैसे ही ये कहा तो ये सुन के मेरा कहकहा ही निकल गया। वो अभी भी मुझे बेगम साहिबा ही कह रहा था। अब तो मुझे उसे मना करना भी फजूल लग रहा था, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता था। मैंने इस बात को यहीं पे रोका और अपना मुद्दा बयान किया, क्योंकि अब मुझे देर होने वाली थी। तैयार होने में भी मुझे बहुत वक्त लगना था। वासित, आज मैंने अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम भी तैयार रहना। मैंने तुम्हें भी साथ ही लेके जाना है। मैंने अलिशबा को पहले ही बता दिया था कि तुम मेरे साथ आओगे, इसीलिए 9 बजे तक रेडी रहना, क्योंकि मैंने 9 बजे ही घर से निकल जाना है। और हाँ, कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लेना। वहाँ पे मेरे सारे दोस्त होंगे और मैं सबसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। मैंने ये कहा तो वो बिल्कुल ही खामोश हो गया। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। बासित, क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गए हो? मेरी बात तो सुन ली है ना तुमने? मैं अब उससे पूछ रही थी। मेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े ही नहीं हैं। बस आप अपनी दोस्त को मना कर दें, मैं आपके साथ बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकता। हाँ, मैं आपको ड्रॉप ज़रूर कर दूँगा, लेकिन आपके साथ पार्टी में नहीं जाऊँगा। मैं आपकी वहाँ पे इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। उसने ये कहा तो मेरे दिल को ये बात लग गई। वो खुद को कमतर समझ रहा था। बासत, तुम बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो, ये मसला भी हम हल कर लेंगे। और रही बात तुम्हारे वहाँ जाने की, तो मुझे तुम्हारे जाने से फ़ख्र महसूस होगा, ना कि शर्मिंदगी। आई बात समझ में? मैं उसे प्यार से डांट भी रही थी, क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें कर जाता था जिससे मुझे यह एहसास होता था कि वो खुद को कम समझता है। बात से तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम अगर मेरे साथ पार्टी में जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में अलिश्वा को हर बात बताई हुई है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और रही बात तुम्हारे कपड़ों की, तो हम अभी अभी मॉल चलते हैं और तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा 3 पीस सूट ले आते हैं। मैंने उसे ये कहा तो वो बड़ा हैरान होने लगा। बेगम साहिबा, अभी इतना जल्दी कैसे हो सकता है? 1 घंटे में तो आपको जाना है, तो फिर अभी भी हम मॉल कैसे जा सकते हैं? और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इतना महंगा सूट खरीद सकूं। टाइम तो वाकई बहुत कम था, लेकिन अब बासित का मेरे साथ जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया था कि मैं उसे अपने साथ लाऊंगी। और सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, क्योंकि सब हमारी लव स्टोरी के बारे में जानते थे। तफसील से तो ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अलिशबा को पता था। लेकिन बाकी सब ये जानते थे कि मैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। कोई ये नहीं जानता था कि वो हमारे घर का ड्राइवर है, सिवाय अलिशबा के। से तुम पैसों की फ़िक्र बिल्कुल ना करो। मैं अपना क्रेडिट कार्ड लेके जा रही हूँ साथ में। और हाँ, जल्दी से गेट के बाहर आओ, मैं फ़ौरन आ रही हूँ।
मुझे पैसों की ज़रा भी कमी नहीं थी। मेरा बाप बहुत ही अमीर आदमी था। उनकी बहुत ज़्यादा जायदाद थी और जो कुछ बाबा का था, वो सब मेरा ही था। बाबा हर महीने मेरे अकाउंट में एक माकूल रकम ट्रांसफ़र करवा देते, इसलिए मुझे किसी से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और मैं अपना ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करती थी। पहले हम तुम्हारा सूट लेंगे और फिर जल्दी से मैं तैयार भी हो जाऊँगी, फिर एक साथ चलेंगे। मैंने उसे कहा तो वो बिल्कुल भी इनकार न कर सका। 5 मिनट में मैं अपने कमरे से पर्स उठा के बाहर आ गई। बासित गाड़ी में तैयार बैठा था। बाबा तो अपने कमरे में शायद सोने के लिए जा चुके थे, इसीलिए मुझे बाहर आने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी और गाड़ी स्टार्ट भी हो चुकी थी। कुछ ही देर में हम एक बहुत ही बड़े मॉल में पहुंच गए। मैंने ही उससे कहा कि हम मॉल चलेंगे, क्योंकि मैं एक बहुत ही ब्रांडेड 3 पीस सूट लेना चाहती थी बासित के लिए। बासित तो मुझे मना कर रहा था, लेकिन मेरे कहने पर उसे यहाँ पे आना ही पड़ा था। हम मॉल में पहुँच चुके थे, लेकिन उसे कोई भी सूट सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था। बासित, तुम तो कोई सूट सेलेक्ट कर ही नहीं रहे, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने उसके लिए एक ब्लू कलर का पैंट कोट सेलेक्ट किया और पैक भी करवा लिया। हम वो सूट लेके आ ही रहे थे कि अचानक से एक लड़के का कंधा मेरे से टकराया। शर्म नहीं आती जाहिल लड़की, आंखें हैं कि बटन, देख के नहीं जा सकती थी। उस लड़के ने जैसे ही ये मुझसे कहा, तो बासित ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बेगम साहिबा से इस तरह से बात करने की? एक लफ्ज़ और कहा तो तुम्हारी जान ले लूँगा। मैं बासित का ये रूप पहली दफ़ा देख रही थी। अपने लिए उसका इस तरह से लड़ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे तो अब उस पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगा। वो लड़का तो थप्पड़ खा के अपने मुंह पे हाथ रखे ही खड़ा था, लेकिन बासित मेरा हाथ पकड़ के वहाँ से आ चुका था। मैं अभी भी उसको ही देख रही थी। बासित की इज़्ज़त अब मेरे दिल में और बढ़ गई थी। हम दोनों गाड़ी में आ चुके थे और वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। तो जनाब को गुस्सा भी आता है। अब मैं उसे छेड़ रही थी। अगर कोई भी आपको इस तरह से कहेगा तो मैं उसका यही हशर करूँगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको इतनी बातें सुनाने की? हालांकि गलती भी उसी की ही थी। बासित फिर से गुस्से में आने लगा। मुझे तो उसके गुस्से पे हंसी आ रही थी, क्योंकि ये सब वो मेरे लिए कर रहा था। अच्छा बाबा अच्छा, अब तो तुमने सबक सिखा दिया है ना उसे, तो फिर अब गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? गाड़ी जल्दी जल्दी चलाओ, अभी हम दोनों ने रेडी भी तो होना है। मैंने ये कहा तो वो खामोश हो गया। 15 मिनट में ही हम घर पहुंच गए, क्योंकि मॉल हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने आज ब्लू कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था। बासित का भी मैंने ब्लू कोट पैंट ही लिया था, क्योंकि मैं उसके साथ ट्विनिंग करना चाहती थी। रात के 9 बज रहे थे। अलिश्पा की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। मैं तकरीबन रेडी थी, लेकिन अभी मैंने हील पहननी थी और क्लच भी उठाना था। मैंने जल्दी जल्दी से हील पहनी और क्लच उठा के लॉन में आ गई। मैंने अपने बाल आज खुले ही रखे थे। जैसे ही मैं लॉन में आई तो सामने बासित को खड़ा देख के मेरे होश ही उड़ गए। मैं तो उस पर से नज़र ही नहीं हटा पा रही थी। वो ब्लू कलर के कोट पैंट में मलबूस कोई हीरो लग रहा था। बासित बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत लड़का था। उसकी यही अदाएं तो मुझे पसंद आती थी। निम्रा, आज आप बहुत प्यारी लग रही हो। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि आप पर से नज़र हटा सकूं। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंची तो वो मुझे सर पैर घूरने लगा और मेरी तारीफ करने लगा। मुझे उसके मुंह से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लग रहा था और उसने पहली दफ़ा ही मेरा नाम लिया था, वरना तो वो अक्सर मुझे बेगम साहिबा ही कहता रहता था। थैंक यू सो मच मेरी तारीफ़ करने के लिए, और दूसरा थैंक यू मेरा नाम पुकारने के लिए। बासित मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी भी एक कमी है, जो तुम मुझे आप कह के बुला रहे हो। तुम मुझे तुम कह के बुलाओगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने ये कहा तो वो नज़रें झुका गया। लड़की मैं थी, लेकिन शर्मा वो रहा था। अच्छा चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, अलिश्बा की कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं और वो नाराज़ भी हो रही है। मैंने उसे कहा कि हम घर से निकलने ही वाले हैं, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। मैंने ये कहा तो वो फ़ौरन से गाड़ी में बैठ गया। मैं उसके साथ ही फ्रंट सीट पे बैठी थी, क्योंकि हम एज अ कपल जा रहे थे। कुछ ही देर में हम अलिश्बा के घर पहुंच गए। वहाँ पर बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए थे। वाओ, बर्थडे गर्ल, यू लुकिंग सो नाइस। हम जैसे ही गेट के अंदर एंटर हुए तो अलिश्बा वेलकम करने के लिए ही खड़ी थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए मैं उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकी। थैंक यू सो मच निम्रा, लेकिन तुम दोनों का कपल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मेरी नज़र ही न लग जाए तुम दोनों को। उसने ये कहा तो मेरी हंसी निकल गई।
पार्टी बहुत अच्छे से गुजरी थी। बासित थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम इस तरह की पार्टीज में आया था, इसीलिए उसे चेंज लग रहा था। बर्थडे का केक कट हो गया तो सभी घर के लिए निकल गए। बासित और मैं भी अब गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी सड़क पे तेजी से दौड़ती जा रही थी। बासित, तुम्हें पता है मेरी सारी दोस्तें हमारे कपल की तारीफ कर रही थी और सब यही पूछ रहे थे कि हम कब शादी करने वाले हैं। मैंने ये कहा तो उसके चेहरे पे परेशानी आ गई। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैंने उसके चेहरे पे आई परेशानी को पहचान लिया, इसीलिए मैंने उससे सवाल भी कर दिया। मैं परेशान हूँ, लेकिन परेशानी की वजह यह है कि पता नहीं बड़े साहब हम दोनों की शादी के लिए मानेंगे भी या नहीं। उसने मुझे अपनी परेशानी की वजह बताई तो मुझे भी वाकई में लगा कि ये परेशानी की बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि बाबा हम दोनों की शादी के लिए मानेंगे। मगर मैं अब चाहती थी कि मैं बासित से शादी करूं, तो फिर मैं कैसे पीछे हट सकती थी? बासित, तुम ये मामलात मुझ पे छोड़ दो। बाबा को मनाना मेरा काम है, तुम बस शादी की तैयारियां करो। हम दोनों बहुत जल्द एक हो जाएंगे। और वैसे भी हम और कितना सब्र करेंगे? हमारे रिलेशन को बहुत वक्त हो चुका है, अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं कल ही इस बारे में बाबा से बात करूंगी। मैं अब उसे समझा रही थी। वो भी कुछ मुतमईन हो गया था। रात को तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और जाते साथ ही सो गई। लेकिन जब सुबह मेरी नींद खुली तो घड़ी पे वक्त देख के मेरे होश उड़ गए। सुबह के 12 बज रहे थे और अभी तक मैं सो रही थी। मैं जल्दी जल्दी उठी और फ्रेश होके नीचे ड्राइंग रूम में पहुंच गई। लेकिन वहाँ पे बाबा को देख के तो मुझे थोड़ी हैरत भी हो रही थी। वो आज घर पे थे, हालांकि पहले वो इस वक्त ऑफिस में होते थे। बाबा को घर पे देख के मुझे खुशी भी हुई, क्योंकि मैंने बाबा से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बाबा, ऑफिस नहीं गए आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं अब उनसे पूछ रही थी। बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज कुछ मेहमानों ने आना था, इसीलिए मैं ऑफिस नहीं गया। उन्होंने तो रात के डिनर में आना था, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं ऑफिस जाऊं, इसलिए मैं नहीं गया। और हाँ, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना रात को डिनर के वक्त। बाबा ने जैसे ही ये कहा तो मैं हैरान रह गई। बाबा, आपके मेहमान हैं तो फिर मुझे तैयार होने की क्या ज़रूरत? और मैं वैसे भी आपसे यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। पहले आप वो सुने। मैंने ज़रूरी बात का कहा तो बाबा भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। हाँ बेटा, बोलो क्या बात करनी है मेरी जान को। बाबा बड़े प्यार से मुझसे कह रहे थे। बाबा को देख के तो ये लग रहा था कि आज उनका बहुत अच्छा मूड है, इसीलिए मैंने मौके को गनीमत समझा और अपनी बात कह डाली। बाबा, दरअसल मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, बल्कि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैंने जैसे ही ये कहा तो बाबा के चेहरे पर नागवारी छा गई। निम्रा, बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वैसे भी आज जो मेहमान आ रहे हैं वो लोग तुम्हें ही तो देखने के लिए आ रहे हैं। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। वो तुम्हारा रिश्ता लेके आ रहे हैं अपने बेटे के लिए। बाबा ने ये बात मुझे कही तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं बेचारी तो क्या सोच रही थी, और बाबा मेरे लिए क्या सोच रहे थे? बाबा मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? आखिर मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे बगैर पूछे हो सकता है क्या? और वैसे भी मैं जिसे पसंद करती हूँ मैं उसी से शादी करूँगी। मुझे आपकी पसंद में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं अब ज़रा सख्त लहजे में कहने लगी थी, क्योंकि मुझे बाबा पे बहुत गुस्सा आने लगा था। उन्होंने बगैर मुझसे पूछे ही मेहमानों को घर पे बुला लिया। तो मुझे बताओ, आखिर वो लड़का है कौन? अब पापा मुझसे उस लड़के के बारे में जानना चाह रहे थे। मैंने भी झूठ ना बोला और सब साफ साफ कह दिया कि वो लड़का बासित है। तुम अब एक ड्राइवर के साथ शादी करोगी? तुम्हें पता भी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है? मैं तुम्हें ये कदम बिल्कुल भी नहीं उठाने दे सकता। और शाम को तैयार रहना, मुझे कोई बदमज़गी नहीं चाहिए। बाबा ये कहते ही वहाँ से उठ के चले गए और मैं बेचारी अपनी किस्मत पे रोने लगी। मैं बिल्कुल भी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती थी जिसे मैं जानती भी नहीं थी। और वैसे भी मैं बासित के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और अब तो हम दोनों शादी का फैसला भी कर चुके थे। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं बिल्कुल साकित सोचों में गुम बैठी थी। फिर अचानक से ख्याल आने पर मैं फौरन से ड्राइंग रूम से उठ के अपने कमरे में आ गई। मैंने आते साथ ही फौरन बासित को इस बारे में बताया। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और कह रहा था कि अब क्या होगा। अब क्या होगा इस चीज़ का तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि मैं बासित के सिवा किसी को भी नहीं अपना सकती। बासित, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अब बासित को साफ साफ कह चुकी थी कि उसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। निम्रा,
میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم دونوں باپ بیٹی میں اختلافات پیدا ہوں۔ اگر تمہیں ذرا بھی اس راستے پہ چلنے میں مشکل ہو تو تم میرا ساتھ چھوڑ سکتی ہو۔ باسط نے یہ کہا تو میرے دل کو کچھ عجیب سا ہوا۔ آخر تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہی شادی کریں گے۔ اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑے گا میں کروں گی۔ رہی بات بابا کی، تو وہ خود ہی بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بغیر پوچھے یہ رشتے والے بلا لیے ہیں۔ مجھے تو غصہ آئے گا نا پھر، اور ویسے بھی میں سوچ چکی ہوں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تم بالکل بھی فکر نہ کرو اور یہ سب مجھ پہ چھوڑ دو۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات آنے میں بالکل بھی وقت نہیں لگا۔ مہمان آ چکے تھے اور مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں اپنے کمرے میں اچھے سے تیار ہو رہی تھی، لیکن رشتے والوں کو ملنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں گھر سے بھگانے کے لیے۔ میں تیار ہو کے فوراً سے اپنے کمرے سے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بابا مجھے دیکھ کے بہت خوش ہو رہے تھے۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے اب اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں اور میں ان کی بات ماننے کے لیے مہمانوں کے پاس آ گئی ہوں، لیکن وہ بالکل ہی غلط سمجھ رہے تھے۔ خالد بھائی، ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، بس آپ ہمیں ٹریٹ دے دیں کہ کب ہم آئیں اور اسے رخصت کر کے لے جائیں۔ جیسے ہی اس موٹی عورت نے یہ کہا تو میرے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ وہ تو شادی تک ہی بات لے گئی تھی۔ اویس انکل تو بالکل ہی خاموش بیٹھے تھے، لیکن ان کی بیوی خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مگر اب وقت آ گیا تھا انہیں بالکل خاموش کرنے کا۔ ویسے یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے یہ کہا تو وہ عورت مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ بیٹا، تمہاری اور ملک سکندر کی شادی کی بات ہو رہی ہے۔ بیٹا، میں تو بالکل بھی صبر نہیں کر سکتی۔ میں تو چاہتی ہوں میں تمہیں جلد سے جلد اپنی بیٹی بنا کے اپنے گھر لے چلوں۔ اس نے کہا تو میں نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے صاف صاف انکار کر دیا۔ مجھے تو یہ رشتہ قبول ہی نہیں ہے اور میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ بابا نے آپ لوگوں کو ایسے ہی بغیر میری پرمیشن کے بلا لیا ہے، تو آپ لوگ بابا سے ہی بات کر لیں۔ لیکن میں یہ آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ میں آپ کے ملک سکندر سے بالکل بھی شادی نہیں کرنے والی۔ میں اپنا فیصلہ سناتے ہی فوراً سے ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ بابا کے چہرے پر میں غصہ دیکھ چکی تھی، لیکن میں پھر بھی وہاں نہیں رکی اور فوراً سے کمرے میں آ گئی۔ میرے کمرے میں آنے کے تقریباً 15 منٹ بعد بابا بھی میرے کمرے میں آ گئے۔ ان کے آنے سے مجھے بالکل یقین ہو گیا تھا کہ مہمان اب گھر سے جا چکے ہیں، اور ویسے بھی ان کا یہاں پر مزید دیر رکنا بنتا نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے منہ سے صاف صاف انکار سن چکے تھے۔ نمرا، میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ میری بات کان کھول کے سن لو۔ تمہاری شادی ہوگی تو میری مرضی سے ہی ہوگی، ورنہ کسی سے نہیں ہوگی۔ بابا نے یہ کہا تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ آخر کہاں گئی تھی ان کی وہ محبت جو وہ ہر وقت مجھ سے جتاتے رہتے تھے؟ بابا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بابا، میری خواہش اتنی ناممکن تو نہیں تھی جو آپ کو ماننے میں اتنی مشکل ہو رہی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو اس پر اعتراض کرنا چاہیے۔ میں نے یہ کہا تو بابا تو مجھ پہ غصے سے چلانے لگے۔ میری بات کان کھول کے سن لو۔ میں کبھی بھی اس 2 ٹکے کے نوکر سے تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ باسط کو 2 ٹکے کا کہہ رہے تھے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بابا، آپ اسے ایسے بالکل نہیں کہہ سکتے، اور وہ 2 ٹکے کا نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے صاف صاف بابا سے انکار کر دیا تو کچھ دیر بابا خاموش رہے۔ اب کمرے میں بالکل ہی خاموشی تھی۔ نمرا، میری جان، میری بات سنو تو۔ ابھی چھوٹی ہو تو میں ان فیصلوں کی زیادہ پہچان نہیں۔ یہ زندگی کے بہت ہی اہم فیصلے ہوتے ہیں اور ہمیں انہیں بہت سوچ سمجھ کے، بہت ہی جانچ پڑتال سے کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں باسط کے بیک گراؤنڈ کا بالکل نہیں پتہ۔ وہ تنہا لڑکا ہے اور وہ تمہیں اچھی زندگی نہیں دے سکتا میری جان۔ تم ان آسائشوں کی عادی ہو، اس محل نما گھر میں رہ رہی ہو۔ آخر تم کہاں اس ڈرائیور کے ساتھ دھکے کھاتی پھرو گی؟ میں تمہارا باپ ہوں۔ میں تمہارا بھلا تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اور میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے۔ بیٹا، ملک سکندر بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور میں پرسنلی اسے جانتا ہوں۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا میری جان۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچانک سے بابا کا بدلتا رویہ دیکھ کے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ابھی تو مجھ پہ چلا رہے تھے اور ابھی کچھ ہی لمحے میں اتنا میٹھا بولنے لگے۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ میں پیار سے ہی ان کی بات مان جاؤں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں اب ٹھان چکی ہوں۔ بابا، میں اب اتنی چھوٹی نہیں ہوں کہ اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ جذباتی ہو کے کروں گی۔ میں باسط کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور میں اس کے ساتھ خوش بھی رہوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر آپ کو اس بات سے کیا اعتراض ہے۔
मैं अभी भी अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी। अगर तुम्हारी बासत से शादी हुई तो तुम्हें ये आसाइशें बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं मिलेंगी। ये सारी आसाइशें तुम्हें सिर्फ़ मलिक सिकंदर ही दे सकता है। बाबा तो मुझे ऐसे समझा रहे थे कि जैसे मैं उनकी बात मान जाऊँगी। बाबा, मेरे लिए ये पैसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी मोहब्बत है और मैं बासत से ही मोहब्बत करती हूँ। तो फिर मैं मलिक सिकंदर से शादी कैसे कर लूँ? आपकी और मामा की भी तो लव मैरिज थी, तो फिर आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मैं भी अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ। मैं बासत के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने बाबा को साफ-साफ मना कर दिया। फिर मेरी भी बात कान खोल के सुन लो। जब 2 दिन उस कंगले के साथ उसके घर में गुज़ारोगी, तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कितनी चीज़ों से तुम्हें तरसना पड़ेगा। और वैसे भी अगर तुमने बासित से शादी कर भी ली तो फिर तुम्हारा मेरी जायदाद पे कोई हक नहीं रहेगा और मैं तुम्हें आँख कर दूँगा। और ये जो तुम क्रेडिट कार्ड लेके घूमती हो और हर माह लाखों रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, ये भी आना बंद कर दूँगा। फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारी अकल कैसे ठिकाने लगती है। बाबा ने जैसे ही जायदाद से आग करने का कहा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, लेकिन मेरे लिए उन पैसों की कोई कदर कीमत नहीं थी। बाबा, चाहे आप मुझे आग कर दें, चाहे मुझे एक फूटी कौड़ी भी ना दें, मगर फिर भी मुझे आपके मलिक सिकंदर में कोई इंटरेस्ट नहीं। चाहे वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बासित को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। उस वक़्त बाबा गुस्से में वहाँ से चले गए, लेकिन मैं भी जानती थी कि बाबा मुझे ये सब डराने के लिए कह रहे हैं। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, तो फिर वो कैसे सारी जायदाद से मुझे आग कर सकते थे? मुझे पता था, ये बाबा जज़्बात में आके ही कर रहे हैं। वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा था। इस वाक़ये को पूरा 1 हफ़्ता गुज़र चुका था। बासित और मैं भी प्लान कर चुके थे कि हम आज ही निकाह करेंगे। बासित ने निकाह के सारे इंतज़ामात अपने दोस्त के घर ही किए थे। वो मुझे कह चुका था कि वो मुझे दोपहर में पिक करने के लिए आएगा क्योंकि इस वक़्त बाबा ऑफ़िस होते हैं। बाबा को इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था और ना ही मैंने बताया था। बाबा की गैर मौजूदगी में मैंने सारा कुछ अपना पैक कर लिया और अपने कमरे में एक नोट भी छोड़ दिया, जिसमें साफ-साफ लिखा था कि मैं बासित से निकाह कर रही हूँ। मैंने अपने बैग में अपनी ज़रूरत का सारा सामान, ज्वेलरी और कुछ पैसे भी रख लिए। बासित बाहर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ के घर से निकल चुके थे। वो मुझे एक घर में लेकर गया जहाँ पे निकाह के इंतज़ामात हुए थे। निकाह के गवाह बासित के कुछ दोस्त ही थे। निकाह बड़ी सादगी से हुआ था। ज़्यादा लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। निकाह हो चुका था। अब हम दोनों एक हो चुके थे। आज मैं बहुत खुश थी। बासित भी मुझे पा के बहुत खुश था। मैं अब इस घर के कमरे में दुल्हन बनी बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में वो भी वहाँ आ गया तो मेरी झुकी हुई नज़र मज़ीद झुक गई। मुझे अब उससे शर्म महसूस हो रही थी। हालाँकि अब मैं उसकी बीवी थी। मेरी जान, आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन लड़का हूँ, जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। मुझे तो कभी-कभी यकीन ही नहीं आता कि हम एक हो गए हैं। बासित बिल्कुल सच कह रहा था। मुझे भी इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि हम एक हो गए हैं। हाँ, बासित, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मुझे भी इस बात का यकीन नहीं आता कि हम दोनों एक हो गए हैं। लेकिन ये बात सच है कि अब हम दोनों को कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता। बहुत देर तक हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे और फिर वो मुझे अपने घर ले गया। उसका घर छोटा-सा था। 2 कमरे थे और एक छोटा-सा सहन था, लेकिन फिर भी मैं खुश थी, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को पा चुकी थी। उसकी फैमिली में और कोई नहीं था। सिर्फ बासित ही था। उसके माँ-बाप का इंतकाल तो 3 साल पहले ही एक्सीडेंट में हुआ और उसकी कोई बहन थी ही नहीं। वो भी इकलौता था और मैं भी इकलौती थी। वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा था। अब हमारी शादी को पूरा 1 हफ़्ता गुज़र चुका था। बेशक मुझे यहाँ पे रहने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैं बड़ी खुशी-खुशी गुज़ारा कर रही थी। मेरे घर वाली आसाइशें तो यहाँ पे नहीं थीं, लेकिन यहाँ पर बासित थे और मेरे लिए वो ही काफ़ी थे। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा ये नज़रिया कुछ ही दिनों में बदलने वाला है। शाम को मैं अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही थी कि अचानक बासित भी घर आ गया। निम्रा, तुमने खाना बना दिया है? वो मुझे खाने के बारे में पूछ रहा था। खाना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया था, ना ही मुझे खाना बनाने का तरीका आता था। शादी के बिल्कुल बाद 1 हफ्ते तक तो वो बाहर से खाना लाता था। लेकिन आज वो खाना नहीं लाया था। मुझे नहीं पता था कि वो बाहर से खाना नहीं लाने वाला। बासित, आप तो जानते हैं कि मुझे खाना बनाने का तरीका नहीं आता, तो मैं खाना कैसे बना सकती हूँ? मैंने ये कहा तो वो मुझ पे गुस्सा करने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं रोज़-रोज़ तो खाना बाहर से नहीं ला सकता ना, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। तुम्हें पता है कि मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर रहा,
तुम्हारे घर से भी मैं आ चुका हूँ, जो भी जमा पूँजी मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने वो बाहर से खाना लाने में ही खर्च कर दी। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं खाना ला सकूँ। बासित ने ये कहा तो मुझे बहुत अजीब लगा। क्या मतलब? तुम्हारे पास खाना लाने के भी पैसे नहीं हैं? मैं हैरत से उससे सवाल कर रही थी। हाँ तो नहीं है मेरे पास पैसे, कहाँ से लाऊं? चोरी डकैती करूं? बासित अब मुझ पर गुस्सा कर रहा था। ज़िंदगी में पहली बार उसने मुझ पे गुस्सा किया। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। हाँ तो बासित, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारा हक बनता है कि तुम कुछ कमाओ। घर चलाने के लिए तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। मैं अब उसे समझाने लगी थी, लेकिन उसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। वक्त तो जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। बासित भी अब मजदूरी पे जाता था, क्योंकि अब पेट भरने के लिए कोई काम तो करना ज़रूरी था ना। हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल गुजर रही थी। अब मुझे सारी हकीकत समझ आ गई कि इस प्यार से कुछ भी नहीं होता। प्यार से इंसान अपना पेट नहीं भर सकता। मेरी शादी हुई तो बाबा ने भी मुझे सारी जायदाद से आग कर दिया। ये खबर भी मुझे अखबार से पता लगी। मेरे सारे बैंक अकाउंट्स बंद हो चुके थे, इसीलिए मैं अपने ज़राए से तो कहीं से भी पैसे नहीं ला सकती थी। तो जब वो मज़दूरी से वापस आता तो मुझ पर गुस्सा करने लगता। शायद उसे पहले कोई काम नहीं किया था, इसीलिए उसे ये काम करने में मुश्किल हो रही थी। मेरी सारी ज्वेलरी भी वो एक दाव में हार गया। एक दिन हम दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक उसने मुझसे ऐसी बात कही कि जो सुन के मैं सोच में पड़ गई। निम्रा, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला हूँ। मुझे बिल्कुल भी लालची ना समझना। ये तुम्हारे और मेरे दोनों के भले की बात है। उसने इतनी तमहीद बांधी तो मुझे भी लगा कि शायद वो बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला है। हाँ बासित, कहो क्या बात है? मैं सुन रही हूँ। निम्रा, मेरी बात सुनो। तुम अपने बाप की इकलौती औलाद हो और तुम्हारे बाप के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। तो अब तुम्हें अपने बाप से ही मदद मांगनी चाहिए। मेरी जान, तुम तो जानती हो कि मजदूरी से हम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जो भी पैसा आता है वो आटा दाल चीनी पत्ती ये सब लेने में ही खर्च हो जाता है। मेरी जान, ये सब भी मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी गलत ना समझना। मैं तुम्हें वो लाइफ तो नहीं दे सका जो तुम पहले जी रही थी, लेकिन अगर तुम अपना हक मांगो तो तुम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती हो। वह मुझे बाबा से पैसे लेने का ही शायद कह रहा था। बासित, तुम तो जानते हो कि वो मुझे जायदाद से आग कर चुके हैं, तो फिर मैं कैसे उनसे कुछ मांग सकती हूँ? मेरे तो सारे बैंक अकाउंट्स भी बंद हो गए हैं। मैं हैरत से उसे देख रही थी, क्योंकि ये बात तो वो पहले से ही जानता था। निम्रा, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने एक और प्लान बनाया है। तुम्हारे बाबा से पैसे निकलवाने का एक बहुत ही अच्छा प्लान है मेरे पास, और मुझे लगता है कि ये प्लान बहुत काम भी करेगा। इस तरह हम दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी। उसने कहा तो मैं हैरत से उसे देखने लगी। बासित, आखिर ऐसा कौन सा प्लान है आपके पास? हाँ सुनो मेरी बात। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे बाबा तक किसी ज़रिए से ये बात पहुंचा दूंगा कि तुम्हें किसी ने अगवा कर लिया है। और फिर तुम्हारे बाबा से एक बहुत ही भारी रकम मांगेंगे। इस तरह उन्हें देने से कोई नहीं रोक सकता, और वो तो इस बात को सच भी समझेंगे। फिर वो जो रकम मिलेगी उससे हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। मैं उससे कोई बहुत ही अच्छा कारोबार कर लूँगा। फिर हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। बासित ने यह कहा तो मैं हैरत से उसे देखने लगी। बासित, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी भी उससे पूछ रही थी। हाँ निम्रा, ऐसा हो सकता है। अगर तुम मेरा साथ दो तो ऐसा ज़रूर हो सकता है। बस तुम्हें मेरा साथ देना है। बासित की बात अब कुछ मेरे जहन में बैठने लगी थी। हाँ बासित, मैं आपका बिल्कुल साथ दूंगी। आप जो कहेंगे मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी। निम्रा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम ज़रूर कामयाब होंगे, और अब देखो मैं करता क्या हूँ। बासित ने ये कहा तो मुझे लगा कि शायद उनका ये प्लान काम आ जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। हम अपने प्लान पर पक्के हो चुके थे। एक दिन बासित ने मुझे एक खाली प्लॉट में छुपा दिया, और मेरे बाप से बहुत ही भारी रकम की डिमांड भी कर दी। मुझे अब कुछ दिन उस प्लॉट में ही रहना था। सारे इंतजामात वो पहले ही कर चुका था, लेकिन पहली ही रात वहाँ पे दो लोगों को अपने पास खड़ा देख के मैं डर गई। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? मैंने ये कहा तो एक लड़का मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। लेकिन जब मुझे होश आया तो अपने ही बेडरूम में खुद को पाकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर मुझे मेरे घर में कौन छोड़ गया, और वो लोग कौन थे? मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं तो बासित से बिल्कुल भी राब्ता नहीं कर पा रही थी। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। जैसे ही मुझे होश आया तो मैं फ़ौरन से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मैं बाहर आ रही थी कि अचानक से बाबा कमरे में दाखिल होते दिखाई दिए। बाबा को अपने सामने खड़ा देख मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी,
क्योंकि मैं उनसे ताल्लुक़ तोड़ के ही घर से निकली थी। मैं नज़रें झुकाए खड़ी थी। मुझे पता है तुम्हारे ज़हन में क्या ख़्याल आ रहा है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आई हो? अब सुनो मेरी बात, जिस लड़के पे तुम्हें इतना एतबार था ना, उसकी हकीकत भी जान लो। बाबा ने कहा तो मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पे मुझे कौन लेके आया है? वो 2 लोग कहीं आपके भेजे हुए बंदे तो नहीं थे? मैं अब सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देख रही थी। हाँ, वो 2 लड़के मेरे ही भेजे हुए थे और मैंने ही उन्हें भेजा था। बाबा ने ये कहा तो मैं अजीब सी कश्मकश में पड़ गई। लेकिन बाबा, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आपने ऐसा क्यों किया? मैं अब उनसे चीख चिल्ला के सवाल कर रही थी। लेकिन बाबा ने जो बात मुझे बताई वो सुन के मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा। जिस लड़के पे तुम्हें एतबार था और तुमने उससे बगैर अपने बाप की इजाज़त की शादी की, उसकी हकीकत सुनो। वो एक फ्लर्ट लड़का है, उसकी पहले से एक बीवी है, उस बीवी को उसने अपने पूरे ख़ानदान के साथ रखा है। लेकिन तुम्हें उसने एक बहुत ही छोटे से घर में सबसे दूर रखा। तुम्हारी शादी के बारे में तो उसने अपने घर वालों तक को नहीं बताया हुआ। और जिस प्लान में तुम उसके साथ शामिल हुई हो, ये झूठ, ये फ्रॉड, ये तुम लोगों ने किया है। इस सब को मैं पहले से ही जानता था, क्योंकि जब से तुम इस घर से गई मैंने अपने कुछ लोग तुम्हारे शौहर के पीछे लगा दिए। वो जो रकम भी तुम्हें अगवा के केस में हासिल करने वाला था, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला था। मुझे अपने ज़राए से पता लगा कि वो मैं तलाक देने वाला था। वो सोच चुका था कि जब उसे रकम मिलेगी तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। बाबा ने ये बात कही तो मेरे होश उड़ गए। आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हैं बाबा? भासत मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकता, आप सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था और उसके माँ बाप की तो पहले से ही डेथ हो चुकी थी। लेकिन बाबा ने जब वो तस्वीरें मुझे दिखाई तो मेरे होश उड़ गए। वो बासित और उसकी पूरी फैमिली की तस्वीरें थीं। बासित की उसकी बीवी के साथ शादी की तस्वीरें देखकर तो मेरे होश उड़ गए। बाबा, ये आपके पास कहाँ से आईं? मैं बाबा को सवालिया नज़रों से देख रही थी और उनसे पूछ रही थी कि आखिर उनके पास ये तस्वीरें कहाँ से आईं? ये मुझे मेरे एक आदमी ने भेजी है, जिसे मैंने इस काम पे लगाया था और उसे सबूत का कहा था। वो इसी मोहल्ले में रहता है जहाँ बासित की पूरी फैमिली रहती है। अब सारी हकीकत खुल के सामने आ चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये वाज़ेह हो चुका था कि ये सच है। बासित ने मुझे धोखा दिया था। मैं फूट-फूट के रो रही थी और बिल्कुल ज़मीन पे बैठ चुकी थी। मेरी जान, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। मैं तुम्हें पहले भी कहता था बेटा मेरी बात मान लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जो लोग माँ-बाप के फ़ैसलों को नहीं मानते, वो अक्सर ऐसे ही धोखा खाते हैं। बाबा की ये बातें मेरे दिल पे छुरियाँ चला रही थीं। बेशक उनकी बातें सच्ची थीं, लेकिन मुझे बासित का गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बासित ने मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया था कि वो मुझे धोखा दे रहा है। उसने मोहब्बत का जाल भी मेरी दौलत को देख के ही बिछाया था और मैं उसमें फंस भी गई थी। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। कोर्ट के ज़रिए अब मुझे बासित से डाइवोर्स भी मिल चुकी थी। मेरी ज़िंदगी उजड़ के रह गई। मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला था। एक ऐसा धोखा जो मुझे तबाह कर चुका था। एक दिन बाबा ने फिर रिश्ते वालों को बुला लिया तो मेरे पास इनकार का जवाब न रहा। मैं खुद को मजबूत करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। इसीलिए मैंने शादी से इनकार नहीं किया और हामी भर ली। ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ही मुबारक साबित हुआ। सच कहते हैं, माँ-बाप के फैसले ही हमेशा बच्चों के लिए ठीक होते हैं। बच्चे जो भी फैसला जज़्बाती होके करते हैं, हमेशा ही उसमें मुँह की खाते हैं, जैसे मैंने खाई थी।